वजह से इस हैंडआउट में दिए हुए हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ और बतानी थी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो हैंडआउट है वो आपको हर क्लास में यूज़ होगा, तो वो हर क्लास में आप रेफर कीजिएगा। अच्छा, कुछ सर्विस सेक्टर्स हैं जिसमें रिड्यूस रेट अप्लाई होता है, तो वो इधर इनलिस्ट हुए हैं। इसमें ट्रेनिंग सर्विसेज भी इंक्लूड है, जिसके ऊपर 5% का रेट लगता है। तो इस वजह से हम अपनी इनवॉइस पे 5% का रेट यूज करते हैं। इस फाइनेंस एक्ट में जो ऐड हुए हैं वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जिसके अंदर अलमीजान इन्वेस्टमेंट आता है, डेटा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पीटीए, पीटीए आ गया, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टावर सर्विसेज, जो सिग्नल्स के लिए टेलीकॉम सिग्नल्स के लिए जो राउटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उन वो सर्विस प्रोवाइडर जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, टैक्स क्रेडिट क्या होता है? टैक्स क्रेडिट बाय मीनिंग जो इस वर्ड का है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बना 100 रुपीज, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको गवर्नमेंट को डेवलप करना था, तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया टैक्स पेयर को बाय रिड्यूसिंग हिज टैक्स लायबिलिटी विया टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स क्रेडिट आपकी तरीके हैं जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है, मतलब जिसमें आपको क्रेडिट मिलता है। तो 100 रुपीज की अगर आप टैक्स लायबिलिटी थी और आपको टैक्स क्रेडिट मिला, तो टैक्स क्रेडिट मिला 30 रुपीज का, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई और 70 बच गई। तो अब टैक्स क्रेडिट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो फॉर इन्वेस्टमेंट, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट सेक्शन 65B में कवर होता है। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना था, तो इसकी वजह से उन्होंने टैक्स क्रेडिट देना शुरू कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट हर किस्म की इन्वेस्टमेंट पे नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट को भी क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, कौन सी टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सटेंशन, ये सारे पर्पसेस कवर हो गए यहाँ पे। इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो इसमें पहले तो शर्त रख दी भाई कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर परचेज ऑफ, किस पे आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा? इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, हर इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड, और उसका रीजन क्या होना चाहिए? रीजन ये सारे होने चाहिए। बी हमारे एग्जैक्टली बी, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन, और आर से क्या होता है सर? रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन है वो हम आगे पढ़ लेंगे, इसी हैंडआउट में दी हुई है। सेटअप इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में होना चाहिए, अब्रॉड नहीं होना। ठीक है, and owned by it, credit equal to 10% of the amount so invested shall be allowed against the, अच्छा रेट क्या मिलेगा आपको? 10%, 10% of the amount invested shall, अच्छा फिर 10 अच्छा, हमारे साथ हैं एक साहब, वो बता रहे हैं पहले 50% था, फिर इसको 25% कर दिया, अब इसको 10% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सो ये रिड्यूस करे जा रहे हैं, हालांकि इनको बढ़ाना चाहिए। of the amount so invested shall be allowed against tax payable including on account of minimum tax and final taxes। अच्छा, अगर कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्सेस में भी आ रही है, तो उससे भी उस उसका भी आप उस अमाउंट से भी आप इस टैक्स क्रेडिट को डिडक्ट कर सकते हैं। Provided that for the tax year 2019 the rate of credit shall be equal to 5% of the amount so invested। टैक्स ईयर 2019 के लिए ये अमाउंट 5%।
होगा, 10% नहीं होगा। ठीक है। Provided further that the provisions of subsection 5 relating to carry forward of the credit to be deducted from the following tax year as specified in subsection shall continue to apply after 2019। अच्छा, 2019 के बाद जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है वो भी अप्लाई होगा। अच्छा, सबसेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है? सबसेक्शन 2 में पहले पढ़ लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इफ द प्लांट एंड मशीनरी इज परचेज एंड इंस्टॉल्ड एट एनी टाइम बिटवीन जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2019। अच्छा, ये जो टैक्स क्रेडिट है इसकी ड्यूरेशन जो है वो जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2019 तक थी। तो टेक्निकली टैक्स ईयर 2020 में ये अप्लाई, टैक्स ईयर 2020 में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जहां तक अभी हमने पढ़ा है उससे हमें ये समझ में आता है। सबसेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स पेबल बाय द टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट of the tax year in which plant and machinery is purchase of which the amount of भाई जिस ईयर में आप परचेज करेंगे उसी साल के टैक्स पेबल की अमाउंट में से क्रेडिट एडमिसिबल डिडक्ट होगा। The provisions of this section shall मुतद्दिस अप्लाई टू, मतलब मुतद्दिस का मतलब है एज इट इज अप्लाई टू अ कंपनी सेटअप इन पाकिस्तान बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2011 विच मेक्स इन्वेस्टमेंट थ्रू, जुलाई 2011 से पहले कंपनी सेटअप हो जानी चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट कर रही हो। मतलब अगर जुलाई 2012 में एक कंपनी सेटअप हुई है तो उसके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। विच मेक्स इन्वेस्टमेंट टू 100% न्यू इक्विटी। अच्छा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो 100% न्यू इक्विटी से होनी चाहिए, करंट फंड से नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2011 फॉर द टू एंड 30 जून 2016 फॉर द पर्पसेस ऑफ BMR of the plant and machinery already installed in an industrial undertaking owned by a company. However, credit equal to 20% of the amount so invested shall be allowed against the tax payable. However, credit equal to 20% of the amount so invested shall be allowed against the tax payable, including on account of minimum tax and final tax and any of the provisions of this ordinance. This credit shall be allowed in the year in which plant and machinery in the purchase of which the investment is installed. Explanation for the purpose of this section, the term new equity shall have the same meaning. अच्छा, ऊपर 10% का रेट दिया हुआ था और 5% का रेट दिया हुआ था 2019 के लिए। जो 10% का रेट दिया हुआ था वो दिया हुआ था एक्सपेंशन, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए। यहाँ पे जो 20% का रेट दिया हुआ है वो जुलाई 2011 से लेकर 2016 का रेट दिया हुआ है 20%। और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया बैलेंसिंग BMR तक, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट पे। सो दो चीजें बच गई, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन पे जो 6 सालों में जुलाई 2011 से जून 2016 तक जो आपको मिलेगा वो 10% के ही रेट पे मिलेगा। सर आपके लिए नहीं, आपने पी, ठंडी हो जाएगी। Where no tax is payable by the taxpayer in respect of tax year in which such plant or machinery is installed, or where the tax payable is less than the amount of credit as aforesaid। अच्छा, अगर टैक्स पेबल बंदे का जो आ रहा है टैक्स पेयर का, वो जो अमाउंट है वो क्रेडिट की अमाउंट से अगर कम है या बंदा लॉस में है तो उसकी वजह से उसका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही और उसका क्रेडिट भी मिल रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड होएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड सो ऑन, बट नो सच अमाउंट शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 2 टैक्स ईयर्स। 2 साल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। मतलब
एक फॉर एग्जांपल अगर टैक्स ईयर 2019 में कोई आपको क्रेडिट मिलने वाला था, तो आपको टैक्स ईयर 2020 में आप क्लेम कर सकते हैं, टैक्स ईयर 2021 में क्लेम कर सकते हैं। फॉलोइंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शेल बी कैरीड, शेल नो सच अमाउंट शेल बी कैरीड फॉर मोर देन, यहाँ पे बाय द टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग टैक्स ईयर शेल बी कैरीड फॉर मोर देन 2 टैक्स ईयर इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो जो 10% जिस पे अप्लाई हो रहा था, उस केस में 2 टैक्स ईयर्स की बात लिखी हुई है। और जो दूसरा 5 साल की लिमिट उसमें लगाई है जो सबसेक्शन 4 में बता रहे हैं, जिसमें 20% बीएमआर के केस में 20% है, जो अभी हमने पढ़ा था। इस केस में 5 इयर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर टैक्स ईयर 2015 है तो 16, 17, 18, 19, 20, टैक्स ईयर 2020 तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। However, the deduction made under this section shall not exceed in aggregate the limit specified in subsection 1 or subsection 4 as the case may be. जो क्रेडिट है वो उसकी लिमिट वही 10% और 20% जो बताई हुई है, वो उससे ज्यादा नहीं होगी। Where any credit is allowed under this section and subsequently it is discovered by the Commissioner Inland Revenue that any or more of the conditions specified in this section were or were not fulfilled, as the case may be, the credit originally allowed shall be deemed to have been wrongly allowed and ठीक है, ये तो प्रोविजन सी में होती है। 65D में बात की हुई है न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग न्यूली सेटअप हो तो उस केस में भी टैक्स क्रेडिट दिया है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए टैक्स पेयर को इंसेंटिवाइज किया है। Where a taxpayer being a company formed for establishing and operating new industrial undertaking, including corporate dairy farming, sets up a new industrial undertaking, corporate dairy farm, it shall be given a tax credit equal to as compared to subsection 1A के तहत जो बताया हुआ है फॉर्मूला, उसके तहत उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ऑन द टैक्सेबल इनकम राइजिंग फ्रॉम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक उसको मिलेगा। स्टार्ट होएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन जिस साल में स्टार्ट होगी उस साल से लेकर 5 साल तक, उस साल में और अगले 4 साल में। जो फॉर्मूला है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी है। तो ए कौन सी है? ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ टैक्स क्रेडिट है, और बी इज द इक्विटी रेज थ्रू इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन है, और सी है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी जो कि इक्विटी न्यू इक्विटी है, और सी है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। न्यू इक्विटी डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड, तो आपको इस अमाउंट का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें और भी कंडीशंस हैं, ये हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे कंपनी टैक्सेशन की क्लास में। अच्छा, ये मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, या थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट तो खैर हर चीज़ ही है इसके अंदर, क्योंकि कभी भी आ जाती हैं चीज़ें अकॉर्डिंग टू, अगर कोई एडवाइस बनानी हो या फिर नॉलेज तो पूरे लॉ की होनी चाहिए, तो इसलिए इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है। लेकिन इसमें यह है कि कवरेज जो है डबल रिपीट नहीं हो, इसलिए अभी फिलहाल अगर मैं ये सारा कवर करने जाऊंगा तो अभी हमने सिर्फ 11 पेजेस कवर किए हैं, टोटल 61 पेजेस हैं, तो इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चलना पड़ेगा। इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो आज कवर हो जाएंगी, और बाकी जो चीजें रह जाएंगी वो रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक सेक्शंस में कवर हो जाएंगी। तो ये कंपनी टैक्सेशन का पार्ट है, ये गोल्डन हैंडशेक, ये पीटीसीएल का ये केस था, ये लेवल 4 में कवर होता है। स्टे ऑर्डर, सुपर टैक्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व के ऊपर जो स्टे ऑर्डर, बेसिकली एक बात बिल्कुल स्टार्ट में होती है, वो रह गई थी कि
जितने भी लॉ के अंडर में जो स्टैट्यूट्स हैं, स्टैट्यूट्स काफी सारे किस्म के होते हैं। एक तो एक्ट है, सही है, एक ऑर्डिनेंस है, एक रूल है, एक एसआरओ है, एक सर्कुलर है, जनरल ऑर्डर है, और नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन और एसआरओ दोनों एक ही चीज है। और एसआरओ की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। और हमारे, ठीक है, और केस लॉज क्या होते हैं भाई? केस लॉ जितने भी डिसीजंस होते हैं, चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल के हो, सुप्रीम कोर्ट के हों, या डिफरेंट हाई कोर्ट्स के हों, तो वो एक केस लॉ कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर क्या चीज है? एक डिसीजन आया, एक 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 लॉ नया आया, सुपर टैक्स। ठीक है, इस पे जो भी कंपनीज थी, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने अपना इशू रेज किया हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट पे, कि दिस लॉ इज अनलॉफुल। तो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया। स्टे दे दिया का मतलब ये है, स्टे का मतलब जो बाय वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब है कि सबर करना। मतलब अभी ये लॉ, स्टे ऑर्डर, मतलब ये लॉ अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके ऊपर स्टे है। अच्छा, एक और बात थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आती थी, जो मुझे चीज़ें बीच बीच में याद आ रही है, मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आगे कोर्स में हेल्प करेंगी। वो ये था कि भाई, अगर कोई भी पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर कोई इशू होता है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ लॉ पे मसला होगा, तो आप डायरेक्टली कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ फैक्ट पे मसला होगा, तो पॉइंट ऑफ फैक्ट पे मसले के लिए आपको पहले कमिश्नर अपील और प्रॉपर हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। फिर ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, पूरी चेन फॉलो करनी पड़ेगी पॉइंट ऑफ फैक्ट के इशू पे। अच्छा, ये फरहद भाई ने रेज हैंड किया है। जी फरहद भाई, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ सर मैं चैट बॉक्स में। अपील जी अतर भाई, आपका भी क्वेश्चन था। सॉरी, मैं क्वेश्चन ले नहीं पाया अभी, क्वेश्चन का थोड़ा ब्रेक ले लेता। हेलो। हेलो, मैं अथर बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके। श्याम भाई, आप भी रेज कर सकते हैं। अच्छा, ये अतर भाई का सवाल है कि शिपिंग कंपनी और एयर कैरियर के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स कैसे अप्लाई नहीं होता भाई। फॉर एग्जांपल, यार एयर कैरियर का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एयर टिकट परचेज करी पीआईए की। ठीक है, आप पीआईए के आप कस्टमर हुए, आपने परचेज करी, आप पेमेंट कर रहे हैं पीआईए को। आपने परचेज करी थी 10,000 की टिकट, आप पीआईए को पेमेंट कर रहे हैं। तो लॉ ने आपको, पीआईए ने एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है विदहोल्डिंग टैक्स का। ठीक है, इसकी इसकी वजह से आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना अगर यहाँ पे एयर कैरियर का लफ्ज नहीं होता, तो आप 10,000 की जगह आप 1,000 रुपए उसको काट के आपको देने होते हैं।
ठीक है, तो विदहोल्डिंग आप एयर कैरियर के केस में और शिपिंग कंपनी के केस में नहीं कर सकते। जैसे आपने 10,000 का टिकट लिया तो आपको पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, 9,000 में आपका काम नहीं चलेगा। और इस तरह, वरना अगर कोई एयर कैरियर का लफ्ज यहाँ नहीं होता तो आप 9,000 एयर कैरियर को देते और 1,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा रहे होते विदहोल्डिंग इनकम टैक्स। जी जी, वो एडवांस इनकम टैक्स है ना जी। अच्छा, ये एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी कि, लेकिन मैंने उधर बात करी थी कि विदहोल्डिंग इनकम टैक्स एक चीज है, विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स एक चीज है, ठीक है। और ऑन ये है ऑन कस्टमर साइड, ठीक है। ऑन सप्लायर साइड जो टैक्स है वो एडवांस विदहोल्डिंग इनकम टैक्स कहलाता है, और एडवांस विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स। एडवांस विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स कोई लफ्ज नहीं है, खैर वो सेल्स टैक्स ही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को इशू हो रहा था कि इनकम टैक्स की कलेक्शन में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक तो ये जरिया निकाला कि कस्टमर जो है, कस्टमर की जो लाइबिलिटी बन रही है, लाइबिलिटी बनती है साल के एंड में, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने उसकी सारी बड़ी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी पूरे साल में, उसमें से जो मेन ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दी जिसको बोला एडवांस टैक्स, और वो सप्लायर की जिम्मेदारी लगा दी कि आपको वो चार्ज करना है कस्टमर से और गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो वो एक एसेट होगा कस्टमर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो विदहोल्डिंग टैक्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है फॉर सप्लायर। सप्लायर की जो इनकम पे जो टैक्स है वो कस्टमर विदहोल्ड करके जमा करा रहे हैं एफबीआर के पास। तो दोनों साइड की बात है, कस्टमर के लिए विदहोल्डिंग टैक्स कुछ अलग है और सप्लायर के लिए अलग है। और अभी और क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं। अतर भाई आप बता दीजिएगा कि आपको क्लियर है या? ठीक है सुफियान भाई, बोल्ड सेंटेंसेस को हम डिटेल में कवर कर लेंगे। अच्छा, फरहद राजपूत साहब का सवाल था कि सर अगर कोई डिसीजन कंपनी के खिलाफ हो और कंसल्टेंट अगर उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो कोर्ट में करेंगे या कमिश्नर को अपील करेंगे? और इनकम टैक्स और एंड सेल्स टैक्स के सेक्शन क्लियर कर दें, किन सेक्शन के तहत हम ऑर्डर चैलेंज करेंगे? अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसमें यह है कि इसमें ब्रीफली इसका जो जवाब है, एक चीज जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि अगर पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कोई अराइज हो सकता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। नोटिस के खिलाफ डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ फैक्ट पे कोई नोटिस आता है आपको तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिसीजन आया है, यहाँ पे कोई ऑर्डर आ गया है, ठीक है, तो आप ऑर्डर के अगेंस्ट जो आप जाएंगे वो हायर अथॉरिटी पे जाएंगे। हायर अथॉरिटी पे जाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको आपको ऑर्डर आया कमिश्नर का, ठीक है, उससे हायर अथॉरिटी है कमिश्नर अपील, ठीक, आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। अब कमिश्नर अपील का कोई डिसीजन आया तो उसके उसके ऊपर अपेलेट ट्रिब्यूनल है, आप उसके पास जाएंगे। अपेलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया उसके बाद आप जाएंगे हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया, आपको वो भी सही नहीं लग रहा, तो फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। पूरी पूरी हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ेगी इन द केस ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्ट। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ का आपको आप चैलेंज करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये पॉइंट है। तो अब ये स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको पूरा जो आपका केस है, या तो आपका नोटिस होता है या आपका ऑर्डर होता है, तो आपको अपने ऑर्डर को रीड आउट करना पड़ेगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके पॉइंट ऑफ लॉ का इशू बन रहा है या पॉइंट ऑफ फैक्ट का इशू रेज हो रहा है। तो अगर पॉइंट ऑफ फैक्ट का इशू रेज हो रहा है तो आपको हायर अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्टली कोर्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा फरहद राजपूत भाई, आप मुझे बता दीजिएगा कि क्वेश्चन, ये जो सेक्शन है, सेक्शन मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको सेक्शन में आपको 1 मिनट मैं बता देता हूँ। अच्छा सेक्शन जो है मुझे अभी, सेक्शन जो है अभी मुझे रेडिली याद नहीं है, मैं देख के बता सकूंगा। अभी मेरे पास इधर फिलहाल जो सॉफ्ट वर्जन ऑफ लॉ भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस सेक्शन के तहत ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। Following are the items which in SRO have not been added. Tribal areas have been excluded from point 3. Persons who produce a certificate from Commissioner Income Tax to the effect of their income during the income tax is exempt from tax. Attock Refinery Limited, National Refinery, Shell Pakistan, Caltex Oil receiving payment for the supply of petroleum products. Person receiving payments provided that the total payments in the financial rupees 25,000 on account of supply of goods or rupees 10,000 on account of services rendered or execution of a contract. अच्छा ये वाला, ये जो पूरा एलिमेंट है, ये अभी ग्रे एरिया बन गया है कि अब इसका क्या होगा, क्योंकि SRO 586 में जो ये वाला एलिमेंट था जो 6.1 में कवर हो रहा है, वो तो इन्होंने इंक्लूड कर दिया लॉ के अंदर, लेकिन 6.2 को इंक्लूड नहीं किया। तो अभी क्वेश्चन अराइज हो गया कि वेदर SRO 586 इज एप्लीकेबल और नॉट। रिसेंट तो नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये सब हमने कर लिया था कवर। अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से पहले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश हुई है तो उसके ऊपर क्या टैक्स क्रेडिट अप्लाई होगा, वो इधर लिखा हुआ है कि उसके ऊपर जो कंडीशंस है वो भी सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें जो गोल्डन हैंडशेक एक एक टर्म है जो कि यूज होती है कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, वो रिटायरमेंट एज पे पहुंचने वाला है, तो उसके 2-3 साल बचे हैं, लेकिन कंपनी चाह रही है कि कंपनी अपने आप को रीवैम्प कर रही है, तो वो नए एम्प्लॉयज को हायर करना चाह रही है। तो कंपनी ने क्या सोचा कि कंपनी का भी फायदा हो जाए और एम्प्लॉय का भी फायदा हो जाए। तो कंपनी ने ये किया कि कुछ एग्रीमेंट कर लिया एम्प्लॉय के साथ कि सर्टन सर्टन
सर्टन अमाउंट, फॉर एग्जांपल 2 मिलियन एग्री कर ली कि भाई 2 मिलियन मैं आपको पे करूंगा, 2 मिलियन कंपनी ने पे कर दिए और हैंडशेक कर लिया एम्प्लॉय से कि ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, इस तरह से, और फिर क्या कहते हैं, न्यू एम्प्लॉय को हायर कर लिया उनकी जगह पे। इस तरह से ये है प्रोफाइल। अभी प्रोफाइल का एक इशू चल रहा है कि हर इनकम टैक्स के बंदे को प्रोफाइल सेटअप करनी है। प्रोफाइल में क्या सेटअप करना है भाई, उसको सारी चीज़ें बतानी है कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, या बल्कि अभी दिखा देता हूं। अच्छा, सॉरी सॉरी, अभी क्लियर क्वेश्चन वाज, ठीक है। अच्छा, ये टैक्स पेयर्स प्रोफाइल का एक सेक्शन है, सेक्शन 114A इंट्रोड्यूस जो हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 में, इसको हम कवर कर लेते हैं। जी सुफियान भाई, आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग पर्सन शेल फर्निश अ प्रोफाइल, नेमली किन किन को प्रोफाइल फर्निश करनी है। एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन, एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1 भाई, तकरीबन सबको ही कवर कर लिया है इन्होंने टेक्निकली। ठीक है, अब टैक्स पेयर प्रोफाइल में जो चीज़ें मैं बता रहा था वो यहाँ पे बताई नहीं है कि बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, यूटिलिटी कनेक्शन की डिटेल देनी है, बिजनेस प्रेमिसेस की डिटेल देनी है, टाइप ऑफ बिजनेसेस, कौन सा बिजनेस आपकी, उसकी क्या टाइप है, और एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, जो रूल्स के अंदर जो बातें लिखी होती हैं उसको कहते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब। shall be signed by the person being an individual, साइन होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली साइंड हो जाती है पिन के थ्रू। shall be filed electronically on the web, ठीक है। a taxpayer profile shall be furnished, अच्छा इसमें डेडलाइन दी हुई है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले आपको फाइल करनी है। इन केस ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर 30 सितंबर 2020 से पहले जो बंदा रजिस्टर हो जाए उसको 31 दिसंबर 2020 तक करनी है। एंड विद इन 90 days of registration in case of a person not registered under section
30 सितंबर के बाद जो लोग रजिस्टर होंगे उनको विदिन 181 डेज विदिन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनको फाइल करनी है। टैक्सपेयर प्रोफाइल शैल बी अपडेटेड विदिन 90 डेज ऑफ चेंज। कोई भी चेंज होगा तो उसको 90 डेज के अंदर अंदर अपडेट करनी पड़ेगी अपनी प्रोफाइल। अच्छा, अभी डेफिनेशंस के जो सेक्शंस हैं वो अभी यहाँ पे आ रहे हैं। इनकम टैक्स की जो डेफिनेशंस का जो सेक्शन मेनली होता है डिफरेंट लॉज में, वो सेक्शन 2 ही होता है। ठीक है, डेफिनेशंस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन दी हुई है, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट की डेफिनेशन दी हुई है। एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में बताया हुआ है कि भाई जो भी लिस्ट एक्टिव टैक्स, देखें डेफिनेशन जो यहाँ पे दी हुई है वो तो पढ़ना कोई इतना कोई मेन इशू नहीं है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना जरूरी है इस लेवल पे कि हमें जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग हैं माशाल्लाह अभी स्टार्ट करेंगे या होंगे काफ़ी अच्छी जगह पे, तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको अभी आता है कि मुझे नॉन फाइलर हूँ मैं, मुझे अभी रिटर्न फाइल करना है और मुझे एक्टिव टैक्स पेयर में आना है, तो हमारे पास से ये एरर हो सकती है कि हम उसको कहें चलो कोई इशू नहीं है, टैक्स ईयर 2020 का रिटर्न फाइल करते हैं और तुम्हें फाइलर बना देते हैं। तो इसमें ये है कि भाई जिस साल का आप रिटर्न फाइल करते हैं इंडिविजुअल के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन होती है। ठीक है, जून 30 2020 में एंड होएगा टैक्स ईयर 2020 और इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर 2020। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपलोड होगी वो अपलोड होगी 1 मार्च 2021 में। ठीक है, तो आज की डेट में अगर वैसे तो रिटर्न अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, अभी ऑन नहीं हुआ, लेकिन हम सपोज करते हैं कि रिटर्न फाइलिंग अभी स्टार्ट हो गई है फॉर टैक्स ईयर 2020, तो अगर आप फाइल कर भी दें तो मंडे तक आपको एक्टिव टैक्स पेयर, मंडे या उसके बाद भी आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएगा बिफोर 1 मार्च 2021। ठीक है, तो अगर आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपना नाम लाना है तो आपको टैक्स ईयर 2019 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होगा जुलाई 1 2018 से और एंड होगा 30 जून 2019 पे, क्योंकि अभी जो एफबीआर की वेबसाइट पे लिस्ट लगी हुई है एटीएल की वो है टैक्स ईयर 2019 की, जो कि अपडेट होती है हर मंडे। तो अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे सैटरडे तक अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है, तो आपका नाम जो है वो आपने सैटरडे को अगर रिटर्न फाइल किया, ठीक है, तो आपकी जो स्टेटस है वो संडे को एक्टिव होएगा। संडे को अगर एक्टिव हो गया तो मंडे को आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर आपने संडे को फाइल किया रिटर्न, ठीक है, तो आपका एक्टिव होएगा मंडे को। जब आपका मंडे को एक्टिव हुआ तो लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि संडे तक जो लोग एक्टिव हो जाते हैं उनका नाम आ जाता है मंडे को। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा था। अगर किसी को अर्जेंसी होती है तो फिर मसला हो जाता है कि उसको कोई गाड़ी लेनी होती है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करनी होती है जिसके ऊपर ह्यूज विदहोल्डिंग टैक्स आ रहा होता है, तो इसलिए इसके लिए अच्छा होता है कि भाई सैटरडे को रिटर्न फाइल कर दे तो संडे को उसका नाम एक्टिव हो जाए और वो मंडे को लिस्ट में आ जाए। ये एक छोटी सी एक्सपीरियंस की बेसिस पे थोड़ा सा सीखा था। ये एमलगमेशन आ गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल का आ गया, इधर ग्रेचुइटी फंड की डेफिनेशन है इस तरह से बेसिकली। अच्छा, डेफिनेशंस को समझने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक टर्म यूज होती है कॉमन पार्लांस। ठीक है, कॉमन पार्लांस का मतलब ये है कि जो एक फॉर एग्जांपल ये कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कोई इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो यूज होती है, लेकिन किसी और स्पेसिफिक इंडस्ट्री में वही टर्म को किसी और मीनिंग में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये सर हमारे साथ हैं, वो बता सकेंगे। सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ ऐसी कोई टर्म है जो दूसरी इंडस्ट्री में यूज नहीं होती हो?
अच्छा, उस टाइम पे कोई होती होगी, कोई कार्टन या ऐसा कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई कॉमन पार्लांस की जो एग्जाम्पल है, उसमें आप ये इस तरह ले सकते हैं कि जैसे एक एक टर्म है मेगाबाइट या गीगाबाइट, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज होती है। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग है, ये कॉमन पार्लांस एक जनरल जनरल नॉलेज बंदे की हो तो वो इसका मीनिंग देख सकता है, लेकिन ये अब हो सकता है ये डिक्शनरी में आपको नहीं मिले। ठीक है, ये आपको लॉ के अंदर नहीं मिले, तो ये कॉमन पार्लांस की बात आ जाती है। ठीक है, ये है। और डेफिनेशंस के लिए पहले तो अगर कोई भी वर्ड होगा लॉ में, तो उसकी डेफिनेशन हम चेक करेंगे सेक्शन 2 में, डेफिनेशन के सेक्शन में। अगर हमें यहाँ पे नहीं मिली तो फिर हम फॉलो करेंगे ब्लैक लॉ डिक्शनरी। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में हम उसकी मीनिंग ढूंढेंगे। अगर वहां पे भी नहीं मिली तो फिर हम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी वगैरह में आएंगे, फिर हम जाएंगे कॉमन पार्लांस में। ठीक है, मेरियम वेबस्टर भी हम यूज कर सकते हैं डिक्शनरी के पार्ट में। फिर कॉमन पार्लांस में जो मीनिंग उसका यूज होता होगा वो भी हम यूज कर सकते हैं। अभी जैसे जो क्लास सैलरी टैक्सेशन की होगी उसमें ये डेफिनेशंस पढ़ाई जाएंगी कि एम्प्लॉई का मतलब है इंडिविजुअल एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर तो वही है जो एम्प्लॉई एंगेज करता है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर डायरेक्टरशिप। देखेंगे कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो कि कह देती हैं कि कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो डिक्शनरी का मतलब है वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ वो भी है। तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, वो इंक्लूड्स से स्टार्ट हो रही होती है। तो इस एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स के केस में डायरेक्टरशिप और अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अच्छा, डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिस का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, अपोजिशन एंटाइटलिंग द होल्डर टू अ फिक्स्ड और सर्टेन फिक्स्ड या सर्टेन रेम्यूनरेशन अगर किसी को मिल रही हो तो वो भी एम्प्लॉयमेंट में कैटेगराइज होएगा। द होल्डिंग पब्लिक ऑफिसर को भी इंक्लूड कर दिया एम्प्लॉय में। ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो कि एक्सक्लूसिव होती हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जो डिक्शनरी का मीनिंग है वो, लेकिन उससे माइनस हो जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन होती है जो कि रिस्ट्रिक्टिव होती हैं। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये कि जो मैं बता रहा हूँ बस वही डिक्शनरी के मीनिंग को साइड में करना पड़ता है। जो एम्प्लॉय जिस तरह से ये है, एम्प्लॉय मींस एनी इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, बस सिंपल बता दिया उसने। अच्छा, ये डेफिनेशन है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि मींस एनी कंसिडरेशन वेदर पीरियोडिकल और लमसम फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये सारी फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस ऑफ टेक्निकल अदर पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड। अच्छा, ये यहाँ पे इसने एक्सक्लूड कर दी चीजें। Consideration for services rendered in relation to construction, assembly, or like project undertaken by the recipient. Consideration which would be income of the recipient chargeable under the head salary. सैलरी के अंदर जो इनकम, सैलरी इनकम फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये, क्योंकि वो भी जो एम्प्लॉई होता है वो भी एक लिहाज से मैनेजेरियल या टेक्निकल सर्विसेज दे रहा होता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये भी रिसेंटली ऐड हुई है डेफिनेशन। A new industrial undertaking which is set up on land which has not previously been utilized for any commercial, industrial or manufacturing activity and is free from
constraint imposed by any prior work built without demolishing, revamping, renovation, upgradation, remodeling or modifying any existing structure, facility or plant. किसी और कंपनी को ब्रेक करके नहीं बनाई गई हो, प्रीवियसली ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई हो, कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ हो, और ये डेफिनेशन जो है वो अप्लाई होगी 1 जुलाई 2019 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है इम्प्यूटेबल इनकम का। इम्प्यूटेबल इनकम का जो बाय वर्ड मीनिंग पहले समझ लेते हैं। बाय वर्ड मीनिंग ये है कि अज्यूम्ड इनकम, ठीक है। इम्प्यूटेबल का मतलब अज्यूम्ड, कि मतलब आपकी इनकम है 100 लेकिन उसको बोल रहे हैं कि भाई ये 200 है, ठीक है। ये इम्प्यूटेबल इनकम कैलकुलेट किस तरह से होती है? इस तरह से कैलकुलेट होती है कि फॉर एग्जांपल हमें इनकम पता नहीं होती, ठीक है, हमें सिर्फ टैक्स पता होता है, तो हम टैक्स का रेट फॉर एग्जांपल 30% है, तो हम टैक्स के रेट को वर्क बैक करते हैं, तो उससे हमें इनकम पता चल जाती है। जैसे 30% टैक्स है इनकम पे और टैक्स लायबिलिटी है 30 रुपीज, तो इसको वर्क बैक करेंगे तो इनकम आ जाएगी 100। तो वो जो 100 इनकम आई वो इम्प्यूटेबल इनकम है। डेफिनेशन को पढ़ के देखते हैं कि हमने जो बात कही वो सही है या नहीं। इन रिलेशन टू एन अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स मींस द इनकम व्हिच वुड हैव रिजल्टेड इन द सेम टैक्स हैड दिस बीन अमाउंट नॉट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। ठीक है, इसको लिंक किया गया है फाइनल टैक्स की इनकम से, ठीक है। भाई फाइनल टैक्स यहाँ पे जो इम्प्यूटेबल इनकम का कॉन्सेप्ट आया है वो फाइनल टैक्स की इनकम के, फाइनल टैक्स जो इनकम के ऊपर फाइनल टैक्स लगता है उसको नॉर्मल टैक्स के रेट से वर्क बैक करने के बाद जो इनकम बनती है वो इम्प्यूटेबल इनकम बनती है। और यहाँ पे इनकम की डेफिनेशन भी दी हुई है कि आगे जो ऐसा नहीं हो कि ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर हर ट्रांजैक्शन को इनकम बनाना शुरू कर दे, तो इसलिए इन्होंने इनकम की भी डेफिनेशन दी हुई है। तो इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन, ये सारे इनकम के सेक्शन हैं जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। इनकम ईयर, इनकम ईयर क्या होता है भाई, ये बताया हुआ है, इनकम ईयर एज डिफाइंड इन रिपील्ड ऑर्डिनेंस। तो इसको देख लेते हैं भाई। पहले तो इनकम ईयर जो भी होता है 12 मंथ्स का पीरियड होता है, ठीक है। टैक्स ईयर कहते हैं इसको। टैक्स ईयर के अंदर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है, स्पेशल टैक्स ईयर होता है और नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर, जब एक कंपनी नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट होती है तो उसका टैक्स ईयर चेंज होता है, तो उस दौरान का जो डिफरेंस होता है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाता है। नॉर्मल टैक्स ईयर कोई भी ऐसा टैक्स ईयर जो एंड हो रहा होता है 38 जून को, और स्पेशल टैक्स ईयर वो टैक्स ईयर होता है जो एंड किसी और दिन हो रहा होता है एक्सेप्ट 38 जून। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कोई भी टैक्स ईयर ऐसा होता है जो 12 महीने से कम का होता है। ये शॉर्टकट है एक लिहाज से। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होता है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो अभी हमने ऊपर टैक्स क्रेडिट में हमने पढ़ा था, तो उसकी मीनिंग यहाँ पे दी हुई है कि एन अंडरटेकिंग विच इज सेटअप इन पाकिस्तान एंड विच एम्प्लॉयज, सही है, कंडीशंस दी हुई हैं कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो होगी सिर्फ जो पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान से बाहर अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं कहलाएगी फॉर इनकम टैक्स लॉ। एम्प्लॉयमेंट 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना है और इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी 20 और मोर परसेंट डज नॉट इन्वॉल्व। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है तो 10 से ज़्यादा लोग, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो 20 से ज़्यादा लोग। अच्छा, 20 से ज़्यादा लोग जिसमें होंगे
काइंडली। अच्छा, अभी 5 मिनट का ब्रेक है। डेफिनेशंस हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। तो इसमें आईरिस की डेफिनेशन एक दी हुई है। आईरिस का फुल फॉर्म होता है इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके ऊपर वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि इनकम टैक्सेस, इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस और अदर लॉस को की ऑपरेशन और मैनेजमेंट को डील करता है। ठीक है। लाइजन ऑफिस की डेफिनेशन में मीन्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस एक्टिंग फॉर प्रिंसिपल हेड ऑफिस और एनी अदर एंटिटी। ये एक जनरल डेफिनेशन है, फिर उसके नीचे उसकी डिटेल्स दी हुई है। कभी ज़रूरत पड़े तो इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट की मीनिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है फॉर रिस्पेक्टिव प्रोविजन एंड आईसीटी एज कंटेन्ड इन बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट, द खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट। इसका मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद की हो सकती है, बलूचिस्तान की लोकल गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा की लोकल गवर्नमेंट, सिंध लोकल गवर्नमेंट और इसी तरह पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं वो लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है। इसमें फिर आ जाती है म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशन दी हुई है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशन दी हुई है। अब यहाँ पे मींस एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, अदर देन इंडिविजुअल मतलब एओपी या कंपनी हो सकती है। ठीक है। अब इसका रीजन बताया हुआ है कि किस रीजन के तहत वो एस्टेब्लिश हुई भी होनी चाहिए, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि एस्टेब्लिश रिलीजियस पर्पसेस के लिए, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर और पर्पसेस फॉर जनरल पब्लिक ऑफ अ प्रमोशन ऑफ एन इमेच्योर स्पोर्ट, इसके लिए इस्टेब्लिश होगी एंड फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय और अंडर एनी लॉ एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए, कमिश्नर से अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है। ये इस तरह ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर सेक्शन 81 में बताया हुआ है। ठीक है। और पहले ये 183 डेज का 183 डेज अगर कोई पर्सन रेजिडेंट पाकिस्तान में होता था तो वो रेजिडेंट पर्सन कहलाता था, 183 और मोर डेज। अभी थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया इशू, वो हम आगे की क्लासेस में कवर कर लेंगे। एक ये डेफिनेशन ऐड हुई है ऑनलाइन मार्केट प्लेस की, मीन्स एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रन बाय ई कॉमर्स। जैसे दराज है, दराज को ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहते हैं। मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पे बाय एंड सेल की ट्रांजेक्शन होती है। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू कोई चल रही है ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन। उबर है, करीम है, तो वो भी यहीं पे कवर हो जाती है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिक्स फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस याद रखने के लिए आसान आसान अल्फाज में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब उसकी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना कभी ज़रूरत पड़ती है कि जैसे कुछ आगे जाके सेक्शंस हैं उनकी प्रोविजंस में एक कंडीशन है कि भाई अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी तभी एग्जाम्पशन मिलेगी। तो फिर ये डेफिनेशन जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हालांकि आया कि ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। ठीक है। ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के इशू में ज़्यादातर आती है कि कौन सी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं लेकिन वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। तो अगर उनका कोई प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, ब्रांच ऑफिस है, फैक्ट्री है या वर्कशॉप है, प्रेमिसेस है, वेयर हाउस है, परमानेंट सेल ऑफिस है, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी एक्सेप्ट वेयर द ऑफिस इन द नेगोशिएशन। मतलब
कोई ऑफिस है सिर्फ वो करती है नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है अदर देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज, तो वो नहीं कहलाएगी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, कोई कोई कंपनी है जिसका कोई माइन ऑयल या गैस वेल है, या कोई एग्रीकल्चरल पेस्ट्रोल ऑफ फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग साइट कोई कंस्ट्रक्शन असेंबली इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, द फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी है, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी। इसी तरह से प्रेस्क्राइब का मतलब जो मैं कह रहा था, प्रेस्क्राइब मींस प्रेस्क्राइब बाय रूल्स अंडर मेड अंडर द ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये एक चीज हो गई। प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि भाई कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अगर हम पढ़ लें तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को कवर नहीं किया गया। अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% of the shares are held by a foreign government or a foreign company owned by foreign government. A company whose shares were traded on registered stock exchange in Pakistan and which remained listed on that exchange at the end of the year. मतलब end of the year में listed भी होना जरूरी है, अगर वो unlist हो गई तो वो पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी। यूनिट ट्रस्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मीज़ान इस्लामिक फंड है, या कोई भी एसेट मैनेजमेंट कोई भी फंड है जो कि मैनेज बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एएमसी है, तो वो भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी, क्योंकि उसके शेयर्स भी ट्रेड हो रहे होते हैं। जनरली शेयर्स लिस्टेड होते हैं, उसके भी यूनिट्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, इस तरह रॉयल्टी की डेफिनेशन दी हुई है। रॉयल्टी में मींस एनी अमाउंट पेड और पेबल हाउ डिस्क्राइब्ड और कंप्यूटेड वेदर पीरियोडिकल और लमसम। रॉयल्टी क्या चीज होती है? द यूज ऑफ और राइट टू यूज एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क और अदर लाइक प्रॉपर्टी और राइट। ये सारी चीजें रॉयल्टी में कवर होती हैं। ठीक है, the use of or right of copyright of literacy, artistic, scientific word including films और videotapes। अच्छा, ये सारी बातें इस वजह से ये लॉ अभी से ही क्लियर कर रहा है सेक्शन 2 में ही, लॉ को स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ये टर्म्स आगे जाके यूज होती हैं और इसी के कनेक्शन से फिर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज रॉयल्टी में कवर होगी तो उस पर रॉयल्टी का रेट लगेगा, कोई चीज सैलरी में कवर होगी तो उसमें सैलरी का रेट लगेगा, इस तरह से। अच्छा, शेयर की डेफिनेशन इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स मुदारबा सर्टिफिकेट एंड इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट। ठीक है, शेयर्स इंक्लूड मुदारबा सर्टिफिकेट एंड यूनिट ट्रस्ट। मतलब एमआईएफ के अगर यूनिट्स हैं, कोई भी एएमसी के अगर आप कोई भी फंड के आपके पास यूनिट्स हैं तो वो भी शेयर्स की डेफिनेशन के अंदर कवर होगा, मुदारबा सर्टिफिकेट भी शेयर की डेफिनेशन में कवर्ड होगा। अच्छा, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ये है कि मींस एनी कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर जुलाई 2005 हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। 50 मिलियन से ज्यादा आपका पेड अप कैपिटल होगा तो आप स्मॉल कंपनी नहीं रहेंगे, 50 मिलियन से कम होगा तो आप स्मॉल कंपनी होंगे। और एम्प्लॉई 250 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पूरे साल किसी भी टाइम पे। एनुअल टर्नओवर जो है वो 250 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी एक कंपनी को स्प्लिट करके नहीं बना, रिकॉन्स्टिट्यूट करके नहीं बना होना चाहिए। चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक साथ। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या चीज़ है? स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे ये व्हीकल कार वाला नहीं है, ये व्हीकल किसी एक कंपनी को कहते हैं। मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल एक ऐसा यूनिट इस्टेब्लिश कर दिया है कंपनी ने, उसको कहेंगे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अच्छा, अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है जो कि कोई टेक्निकल साइड पे है
तो आसिफ कसबाती साहब अभी उसको एड्रेस करने के लिए आएंगे, तो आप काइंडली जो है वो चैट बॉक्स में अपने जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं रिलेटिंग टू फ्यूचर वर्कशॉप और करंट वर्कशॉप। जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आप समझते हैं कि सर मैं नहीं कर सकूँगा कवर, लेकिन मैंने बोला है अभी 2 मिनट। हाँ ठीक है। कोऑर्डिनेटर वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ी देर के लिए आपके साथ हूँ, बाकी अमसल आई होप के यू विल बी एंजॉयिंग। लेकिन फील फ्री कि आपको जिससे भी बीच में कोई बात करनी हो तो चैट बॉक्स इज अवेलेबल फॉर एनी रीज़न व्हाट्सएवर, आपकी आसानी के लिए। और आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना हो तो हम जो आपको अगला मटेरियल भेजेंगे उसमें कॉपी आपके हसनैन की तरफ साहब की तरफ से आएगी, और उसमें कॉपी होंगे शायान साहब और उमर साहब, ये क्लास के पार्टिसिपेंट भी हैं हमारी तरफ से, और आपके एडमिन कोऑर्डिनेटर भी हैं कि आपको कोई भी मुश्किल हो आखिर में चैट बॉक्स में उनका नाम मौजूद होगा, और फ्लायर के ऊपर और व्हाट्सएप रिलीज होगा फ्यूचर में, उस पर भी नाम इनका मौजूद होगा। और फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। हर लेवल का अलग ग्रुप है, हर बैच का अलग ग्रुप है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लोग अभी बहुत कम हैं उन बैचेस में। और जो डेमो क्लास में इस वक्त शामिल हैं उनको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि लोग बहुत कम हैं। इसके लिए एक फैकल्टी को इंगेज करना, इसके लिए मेहनत करना, इसके लिए सारा मटेरियल बनाना, तो वी आर टेक्निकली एट अ लॉस, बट वी स्टिल वांट टू प्रोसीड। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करवाएं, अपने फ्रेंड्स को बोलें कि फ्यूचर आने वाला कल्चर जो है टैक्स का कल्चर होगा, अनरजिस्टर्ड लोग जो हैं वो ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम ऑफ योर्स, इसलिए कि शुरू में मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो भी आप देख चुके हैं, लाइव पार्ट भी मौजूद था, और चैट बॉक्स में वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ क्वेश्चन होंगे तो आई कैन एड्रेस, मगर चैट बॉक्स में कोई नई चैटिंग नहीं है। तो इसलिए आई होप के देयर आर 3-4 teachers जो या faculty members, I'm still would be taking 1 or 2 classes। फिर इसके बाद हमारे फैकल्टी मेंबर्स में शमीम साहब होंगे, अयाज साहब पॉसिबली हो सकते हैं, तलहा साहब पॉसिबली हो सकते हैं, साद साहब पॉसिबली हो सकते हैं। दीज आर द टेंटेटिव नेम्स जो हमारे टीचर्स आपके साथ वक्तन फ़वक्तन मौजूद होंगे। और एनी टाइम आप कमेंट्स के सिलसिले में ईमेल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो भी आपके पास मौजूद है, और जितनी भी ईमेल्स आपको मिलेंगी उसमें हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मेरा अपना भी है, वो और अमसल का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस वो मौजूद रहेगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो फील फ्री टू ईमेल अस, कोई भी कमेंट्स हो हमारे प्रोग्राम के बारे में तो फील फ्री टू ईमेल अस। और कॉल भी करनी हो, अगर हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपको डिलेड मिले तो फील फ्री टू कॉल टू द एडमिन रिप्रेजेंटेटिव शायान एंड उमर, ताकि आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व की जा सके। वी डोंट वांट कि आपको हमारी वजह से डिलेड रिस्पॉन्स मिले इन एनी मैटर। और अगली क्लास का मटेरियल भी वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि एज सुन एज पॉसिबल आप तक पहुंच जाए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। अमसल इज कंटिन्यूइंग दिस प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम।
लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि टैक्स ऑन ऑफशोर एसेट्स है, वो किसी भी एसेट पे कोई टैक्स नहीं होता। वेल्थ टैक्स अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से किसी भी एसेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इनकम के ऊपर हालांकि टैक्स होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके ऑफशोर एसेट जो है वो डिस्क्लोज्ड होने चाहिए। अगर कोई एसेट ऑफशोर एसेट आपका ऐसा है जो अनडिस्क्लोज्ड है, तो फिर इशू अराइज होता है कि उसकी जो डिक्लेरेशन है, अगर आप उसको डिक्लेयर करेंगे तो आपको उसके पीछे जो बैक्ड बाय इनकम होना चाहिए, बैक बाय वाइट इनकम होना चाहिए, बैक बाय टैक्स ऑलरेडी टैक्स्ड इनकम होना चाहिए, तो फिर जस्टिफाइबल होता है। ऑफशोर अब ये कह रहे हैं कि ऑफशोर एसेट अगर सेल हो, ऑफशोर एसेट अगर सेल होगा तो बेसिकली जो देखा जाएगा कि ऑफशोर एसेट जो है वो किस कंट्री में है। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि अगर जिस कंट्री में है उसके साथ पाकिस्तान के साथ कोई डबल टैक्सेशन कोई ट्रीटी है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई टैक्सेशन ट्रीटी है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन की, तो फिर तो इसके ऊपर जो गेन होगा वो पाकिस्तान में टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी उसकी। लेकिन आपका जिस कंट्री में वो एसेट है, ऑफशोर एसेट, ठीक है, उधर तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपकी इनकम जनरेट हो रही होगी। लेकिन क्योंकि डबल टैक्सेशन की ट्रीटी उस कंट्री के साथ साइन हुई हुई है, अगर हो तो फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इन पाकिस्तान। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से लिंक हुआ है, इसमें यह है कि भाई रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होती हैं। लेकिन जिस कंट्री के साथ आपका पाकिस्तान ने डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन की हुई है या यूनिलैटरल रिलीफ है, तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होता। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी फिक्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मोस्टली ये होता है कि ज़्यादातर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो क्लासिफाई हुई भी हैं रिटेल प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, वो कवर होती हैं। ठीक है, अब इसमें टैक्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में दो कॉन्सेप्ट है, एक सेल्स टैक्स का है, एक इनकम टैक्स का है। ठीक है, इनकम टैक्स में तो वही क्राइटेरिया है कि भाई आप 5 हेड्स में अपनी इनकम क्लासिफाई करोगे और उस तरह से अटेंड उस तरह से कर लेंगे। लेकिन सेल्स टैक्स में ये है कि ज़्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है रिटेल प्राइस टैक्सेशन मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें यह है कि जो मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टन लिस्टेड रिटेल प्राइस गुड्स, वो उसकी जिम्मेदारी लगा दी है कि जो एंड कंज्यूमर को जो प्राइस चार्ज करनी है उसके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट लगा के उसकी जिम्मेदारी लगा दी है कि वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। एंड द फर्दर चेन जो होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर है, वो कोई भी टैक्स जमा नहीं करा रहे होंगे सेल्स टैक्स के तौर पे, क्योंकि उन सब के हिस्से का टैक्स मैन्युफैक्चरर जमा करा चुका है। तो एक ये चीज मेरे जहन में आ रही थी। बाकी जो इसका इनकम टैक्स का जो पोर्शन है एफएमसीजी का, वो अभी कुछ लिंक नहीं हो रहा मेरे जहन में अभी फिलहाल। तो अभी कहीं आगे लेक्चर में अगर आए तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा। और बाकी ये है कि वैसे भी ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर हो रही होंगी। सेल्स टैक्स फॉर रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, सेल्स टैक्स रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूशन, देखें, अगर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर कोई सेल्स कर रहा है और उस पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने सेल्स टैक्स दे दिया है, तो उसको वापस वही टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, रिटेल प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर जो सेल्स का टैक्स कैलकुलेट होता है, तो उसमें ये केस होता है। लेकिन अगर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी गुड्स बेच रहा है जो जिसके ऊपर टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स नहीं, जिसके जो रिटेल प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू सेल्स टैक्स लायबिलिटी उसकी डिस्चार्ज नहीं हुई, तो फिर वही आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का मैकेनिज्म यूज होएगा कि उसका आउटपुट टैक्स
जितना बन रहा है उसमें से इनपुट टैक्स अलाउेबल पोर्शन उसका माइनस होगा और जो डिफरेंस आएगा वो उसको पे करना होगा। आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, ये आगे डेफिनेशन पे हम कवर कर रहे होंगे। टू कट शॉर्ट, आउटपुट टैक्स सप्लाई पे होता है और इनपुट टैक्स परचेजेस पे होता है। अच्छा, सेल्स टैक्स पे आ जाते हैं। अभी जो सारे एक्टिव टैक्स पेयर का की डेफिनेशन दी हुई है, जैसे वहां पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की डेफिनेशन दी हुई थी, इस तरह सेल्स टैक्स में एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कौन वो पर्सन जो इन कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे, फॉलोइंग कैटेगरी ए बी सी डी में फॉल नहीं होंगे, वो एक्टिव टैक्स पेयर है। ठीक है, जो बंदा ब्लैक लिस्टेड हो या सस्पेंडेड हो, जो बंदा रिटर्न फाइल करना भूल गया हो, जो फाइल नहीं किया हो 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। अच्छा, इनकम टैक्स में जो टैक्स पीरियड था वो 12 मंथ्स था। ठीक है, यहाँ पे जो टैक्स पीरियड है वो है 1 मंथ। ठीक है, तो जो बंदे जिस बंदे ने 2 महीने का रिटर्न कंसेक्यूटिवली फाइल नहीं किया वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। हु फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो से टैक्स पेयर नहीं होगा। या फिर हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली और एनुअल विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। ठीक है, अभी पहले एफबीआर ने पहले मंथली फाइल होती थी विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। ठीक है, फिर इन्होंने जी फिर इन्होंने 6 मंथली कर दी, अब इन्होंने क्वार्टरली कर दी है इस फाइनेंस एक्ट में। ठीक है, और एन एनुअल विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अगर नहीं फाइल करेगा तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से आउट हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएट्स की डेफिनेशन दी हुई है, एसोसिएटेड पर्सन। फिर कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। अब कंपनी की डेफिनेशन में जो फोकल पॉइंट है वो तो यही है कि भाई कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस, मतलब कंपनीज ऑर्डिनेंस में जो डिफाइन किया हुआ है वो, और प्लस प्लस बॉडी कॉर्पोरेट मुदारबा बॉडी इंकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से बाहर कोई भी बॉडी कोई भी कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई हुई है तो वो भी कंपनी कहलाएगी फॉर पाकिस्तान। अ ट्रस्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फाइनेंसिंग सोसाइटी, फॉरेन एसोसिएशन, सब कंपनी कहलाएंगी। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात है। ये एक थोड़ा सा इशू होता है, क्लैरिफाई अभी स्टार्ट में ही हो जाए तो अच्छा है कि कॉटेज इंडस्ट्री में कोई भी कमर्शियल पर्सन नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, does not have an industrial gas or electricity condition, is located in residential area, does not have a total labor force of more than 10 workers, annual turnover does not exceed 3 million rupees। ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना चाहिए, तब वो कॉटेज इंडस्ट्री के बेनिफिट्स ले सकेगा। ठीक है, क्रेस्ट क्या चीज़ है भाई? जिस तरह से आयरिस यूज हो रहा था इनकम टैक्स में, इस तरह से सेल्स टैक्स में, फेडरल सेल्स टैक्स में क्रेस्ट यूज हो रहा होता है। क्रेस्ट है कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स, CREST। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है भाई? मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन for a specified area to purchase goods from him and to further supply, and includes a person who in addition to being a distributor also include in supply of goods as a wholesaler or retailer। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा भी कहलाएगा जो डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही है, होलसेलर और रिटेलर भी है। ई इंटरमीडियरी वो बंदा है जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करने के लिए अपॉइंट किया गया। एग्जाम सप्लाई वो हैं जो सेक्शन 13 में एग्जाम्ट है।
अच्छा, सप्लाई की डेफिनेशन भी दी हुई है। अच्छा, एक और बात थी कि जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है उसमें जो डेफिनेशन दी हुई होती हैं वो जो उसकी जो ऑर्डर होता है कि पहले ए से आ रही होती है, फिर बी से आ रही होती है, फिर सी से आ रही होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डेफिनेशंस जो हैं वो क्लासिफाई की हुई होती हैं इन्होंने। तो जिस तरह से अभी सी की एक साथ आ रही है, फिर डी की आएंगी, इस तरह से ये क्लासिफाई की हुई होती है। तो सप्लाई जो है वो तीन किस्म की होती है। एक तो टैक्सेबल होती है, एक एग्जाम सप्लाई है, और एक जीरो रेटेड सप्लाई है। ठीक है, एग्जाम सप्लाई वो सप्लाई है जिसके ऊपर टैक्स टैक्स एग्जाम्प्ट है, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं है। और जीरो रेटेड सप्लाई वो है जिसके ऊपर टैक्स है तो, लेकिन वो 0% के रेट पे है। तो इन दोनों को अलग रखने का मकसद जो है, जो एफबीआर का था, वो ये था कि जो एग्जाम सप्लाई है उसके ऊपर आपका जो सारा इनपुट टैक्स है वो आपका डिसअलाउ हो जाता है। आपको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं, और आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन जो जीरो रेटेड सप्लाई है उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा होता है। अच्छा, कुछ लोगों को अगर अगर कुछ बातें कुछ समझ नहीं आ रही तो वो कोई इशू नहीं है। इन फ्यूचर ये सारी बातें जो हैं डिटेल में स्पेसिफिक क्लास में कवर हो रही होंगी। इसी इस तरह से इनकम टैक्स में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी, इसी तरह से यहाँ पे भी दी हुई है। इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में कवर हुआ हुआ है कि भाई टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स पे जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स है। टैक्स लेविड अंडर एफईडी इन सेल्स टैक्स मोड एज ए ड्यूटी, वो इनपुट टैक्स है। प्रोमोशनल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड टू द पर्सन, वो इनपुट टैक्स है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो टैक्स लगा है इनपुट टैक्स है। ठीक है, आउटपुट टैक्स क्या चीज है भाई? टैक्स लेवीड अंडर दिस एक्ट ऑन अ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द पर्सन, टैक्स लेवीड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट, और सेल्स टैक्स लेवाइड ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड। अच्छा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो सर्विस टैक्स लगा हुआ है वो भी फेडरल आउटपुट टैक्स में फेडरल में कवर होता है। मतलब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो सर्विसेज का टैक्स है वो कवर होता है प्रोविंसेस में। लेकिन जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो सर्विस टैक्स ऑन गुड्स है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे जो टैक्स है वो फेडरल सब्जेक्ट है। पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है कि इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। ठीक है, अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या चीज है भाई? मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब लायबल टू बी रजिस्टर्ड को भी रजिस्टर्ड पर्सन में इंक्लूड किया गया है। कौन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, ये सारी कहानियां जो है वो सेल्स टैक्स का जो क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे हम। अब जो मैं रिटेल प्राइस की बात कर रहा था, रिटेल जो एफएमसीजी पे अप्लाई होता है विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के अंदर वो आइटम्स लिस्टेड हैं जिनके ऊपर रिटेल प्राइस मैकेनिज्म अप्लाई होता है। ठीक है, means the price fixed by the manufacturer or importer in case of imported goods, inclusive of all duties, surcharges and taxes, at which any particular brand of any should be sold to the general body of consumer if more than such price is so fixed for the same brand, the highest of price, provided that the board। ठीक है, इस तरह रिटेलर की डेफिनेशन दी हुई है, रिटर्न की डेफिनेशन दी हुई है। अच्छा, ये टैक्स फ्रैक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी यूज होता है। इसमें ए डिवाइड बाय 100 प्लस ए, ये बेसिकली यूज होता है विदहोल्डिंग के केस में, कि आपको अगर किसी ग्रॉस सप्लाई की वैल्यू पे विदहोल्डिंग रेट अप्लाई करना होता है तो ये यूज करते हैं। इसमें ए जो है वो रेट ऑफ टैक्स है, मतलब अगर 17% इज द टैक्स रेट तो 17 डिवाइड बाय 100 प्लस 17, सो 17 डिवाइड बाय 117 टैक्स फ्रैक्शन फॉर्मूला कहलाएगा।
टैक्सेबल गुड्स क्या होते हैं भाई? वो गुड्स जो एग्जाम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल है, तो इसका मतलब ये होगा जीरो रेटेड गुड्स भी टैक्सेबल गुड्स होते हैं, बट एट 0%। टैक्सेबल सप्लाई क्या है भाई? मींस अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। टैक्स पीरियड मींस अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है भाई? टाइम इसमें ये इसको हम कवर करेंगे डिटेल में सेल्स टैक्स के लेक्चर में। वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी कवर कर रहे होंगे। अब सर्विसेज का लॉ आ गया। अच्छा भाई, मेन जो डिफरेंस है फेडरल सेल्स टैक्स में और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में, वो ये है कि फेडरल में गुड्स की टैक्सेबिलिटी को फोकस किया गया है, और यहाँ पे प्रोविंसेस में सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी को फोकस किया गया है। ठीक है। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि फेडरल में बताया हुआ है कि सारे गुड्स टैक्सेबल हैं अनलेस कि वो एग्जेम्प्ट हो या जीरो रेटेड हो। ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल के सेल्स टैक्स में बताया गया है कि सारे गुड्स एग्जेम्प्ट हैं अनलेस के वो बताए हुए हों इन फर्स्ट शेड्यूल, कुछ कुछ लॉस के फर्स्ट शेड्यूल में, कुछ के सेकंड शेड्यूल में बताया हुआ होता है कि वो टैक्सेबल होंगे फॉर सेल्स टैक्स, सिंस सेल्स टैक्स या पंजाब सेल्स टैक्स पर्पसेस। ठीक है। मेन डिफरेंस ये है। इसी तरह से डेफिनेशंस का सेक्शन है। अच्छा, एक और बात क्लैरिफाई करनी थी कि इस बार करंटली फेडरल का फाइनेंस एक्ट तो आया है, सिंध का, बलूचिस्तान का फाइनेंस एक्ट भी आया है, और पंजाब का भी फाइनेंस एक्ट आया है, खैबर पख्तूनख्वा का भी फाइनेंस एक्ट आया है, लेकिन सिंध का बजट आया है, फाइनेंस एक्ट नहीं आया। मतलब सिंध का जो लॉ है वो थ्रू फाइनेंस एक्ट चेंज नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे सिंध फाइनेंस एक्ट 2019 लिखा है, क्योंकि ये लास्ट ईयर चेंज हुआ था, उसके बाद चेंजेस आते रहे, लेकिन अभी जून में जुलाई में जो एक्सरसाइज होती है बजट की, उसमें चेंज नहीं हुआ, लॉ चेंज नहीं हुआ। इसमें हम सर्विस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एग्जाम सर्विस मीन विच इज एग्जाम। अच्छा, इसमें भी वही जो पीरियड है वो 1 मंथ का ही होता है। ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट। Freight forwarding agent means a person who provides or renders or makes arrangement for his principal or client the services for fee or charges or commission or remuneration for some or all of the services being provided by the shipping agent, clearing agent, stevedoring ship, handlers, port operators, terminal operators, surveyors। ये सारी जो सर्विसेज दे रहा होता है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट कहलाता है फॉर द पर्पसेज ऑफ सिंध सेल्स टैक्स। Hotel includes motels and guest houses and means a person, establishment, organization। इंडेंटर की डेफिनेशन दी हुई है। इंडोर स्पोर्ट्स एंड गेम सेंटर। ये सारी डेफिनेशंस का ही सेक्शन है इसमें। ऑनलाइन मार्केट प्लेस उसी तरह से जिस तरह से वहाँ पे दिया हुआ था दूसरे लॉज में। पर्सन की डेफिनेशन भी सेम उसी की तरह दी हुई है। अच्छा, ये एक और बात थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट से डराइव होती है कि किसी भी डेफिनेशन में अगर कोई लॉ मेकर कोई इशू भूल जाता है, ठीक है, बाद में उसको याद आता है कि यार ये जो है ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो जो उसको चेंज करना होता है, अगर वो लॉ को, मेन लॉ को जाके चेंज करेगा तो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी वो प्रोस्पेक्टिवली होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हिट करता है। ठीक है। तो उसका लॉ मेकर ने जो आसान सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि वो एक्सप्लेनेशन में उसको वो एक्सप्लेनेशन दे देता है कि जिस तरह से यहाँ पे दी हुई है कि द यूज ऑफ द वर्ड ही इन द एक्ट शैल बी टेकन टू रेफर टू एनी और ऑल ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन सम क्लॉजेस ए एंड एफ। ठीक है।
तो यहाँ पे इसने एक्सप्लेनेशन दी और क्लैरिफाई कर दिया, मतलब उसने बता दिया कि कि जो मेरा मकसद था वो ये था। ठीक है, अगर वो जाके चेंज करता लॉ में तो वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता, बाद में अप्लाई हो सकता था, पहले जो जितने भी पुराने केस चल रहे होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। प्राल क्या है भाई? पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये पंजाब रेवेन्यू नहीं है, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड है। ये थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि वो पीआरए है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है, ये इधर जो है वो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड है, प्राल। अच्छा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को हाईलाइट किया हुआ है, इंक्लूड्स रेंटिंग, लेटिंग, सब लेटिंग, लीजिंग, renting immovable property. While renting immovable property is affected under the signal example, the use, ये जो सिन सेल्स टैक्स की जो सेल्स टैक्स की क्लास होगी उसमें हम कवर कर रहे होंगे इसको डिटेल में। रेस्टोरेंट का भी अभी इशू चल रहा है कि पंजाब में ये हो गया है कि जो जनरल रेट ऑफ 16% का रेट है रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको 5% लगेगा, अगर आप कैश के थ्रू पे करेंगे तो 16% आप पे लगेगा। तो टैक्स सेविंग हो जाती है अगर आप कार्ड के थ्रू पे कर देंगे तो, पंजाब के लॉ में। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी हुई है, सर्विस की डेफिनेशन दी हुई है, मींस एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स एंड शेल इंक्लूड बट लिमिटेड टू द सर्विसेज। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो मेंशन कर दी सर्विसेज वो सर्विसेज है, लिखा हुआ है एंड शेल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द सर्विसेज listed in first schedule. A service shall remain and continue to be service regardless whether or not providing thereof involves any use, supply, or consumption unless otherwise specified by the board. अच्छा, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज दी हुई है टैक्स मैनेजमेंट की कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रख लें। ठीक है, तो ये होगा कि cost plus margin withholding income tax at 10% as services on the whole amount versus only 10% margin issue. अच्छा, ये इशू होता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज में कि इनका जो सेल्स टैक्स जो लग जाता है सर्विसेज इन, फॉर एग्जांपल पीएसओ है, पीएसओ अपॉइंट नहीं कर सकता लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि उनका ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड का भी इशू है। तो उन्होंने एम्प्लॉयज नहीं रखे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज रखे। ठीक है, लेकिन जो प्रोवाइडर था एच आर एस ग्लोबल या कोई भी था, तो उसका मार्जिन सिर्फ 10% था। ठीक है, अगर उसके ऊपर 17% का टैक्स लगा दे तो फिर उसका तो लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये एक इशू था जो कि विदहोल्डिंग टैक्स की वर्कशॉप में कवर होगा। एक और ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स एम्प्लॉई, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, टाइमिंग रिटर्न, खैर ये भी सारा सैलरी टैक्स के वर्कशॉप में कवर होगा। ये भी सारी कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉई ये ऊपर से लिंक हुई हुई हैं चीज़ें, ये सारी कवर हो रही होंगी सैलरी टैक्सेशन के वर्कशॉप में और विदहोल्डिंग के वर्कशॉप में। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेशनल इश्यूज। ठीक है, इंटरप्रिटेशनल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो डेफिनेशंस हैं वो इधर लिस्ट की हुई है हम लोगों ने आपकी आसानी के लिए, कि ये जो है ये एक बार फिर से कवर कर लेनी चाहिए तो इससे आसानी हो जाएगी। पेज नंबर भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से पेज नंबर पे ये है। ठीक है,
तो ये वाला हैंडआउट जो है वो आप लोग रेडी रखिएगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये हैंडआउट रेडी रखिएगा। अच्छा, इसमें पता है इनकम टैक्स की ये 5 डेफिनेशंस दी हुई हैं, सेल्स टैक्स की 5 डेफिनेशन दी हुई हैं, और सिंध सेल्स टैक्स की 6-7 डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये डेफिनेशंस को आप पढ़ लीजिएगा। कैब एग्रीगेटर ये उबर और करीम को कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी रेज कर सकता है। आई होप के कोशिश तो मैंने की थी कि कवर कर लूँ मैं सारी चीज़ें। अगर कुछ रह गया है तो इंशाल्लाह जो है आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर बेयरिंग मी विद पेशेंस। जज़ाकल्लाह। जी सर। अच्छा, ये फरहाद भाई कह रहे हैं कि एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर में कोई फ़र्क है? नहीं, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर जो है, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग लोग हैं। जैसे एजेंट है वो एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल है, ये वो इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। ये एजेंट तो एक्ट कर रहा होता है ऑन बिहाफ, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, जो प्रिंसिपल बोल रहा है वो करना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एजेंट का भी कॉन्सेप्ट है कि उसको अथॉरिटी दी हुई होती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, लॉस भी सारा उसका है, प्रॉफिट भी सारा उसका है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल भी खुद ही बेयर कर रही होती है, तो वो तो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, ये और भी क्वेश्चंस हैं काफी। If we sell hot offshore issue cleared tax on sales tax for retailer and distribution. Rate of sales tax for retailer and distribution same 17%. यार बॉस, ये जो सेल्स टैक्स का रेट रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का है ना, ये हम कवर कर लेंगे। जो इसमें सेल्स टैक्स की क्लास में, जो वैसे तो जनरल रेट सब पे 17% है, लेकिन रिड्यूस रेट का कॉन्सेप्ट भी है, तो वो सारी चीज़ें उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में। ठीक है, चेन ऑफ अपील फ्रॉम आरटीओ टू ट्रिब्यूनल, प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस से लेके ट्रिब्यूनल तक जो है वो हमें एक्सप्लेन कर दें। अच्छा सर, जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि भाई पहले तो जो हायरार्की है वो ये है कि भाई एडिशनल कमिश्नर है। ठीक है, फिर एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सबसे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, कमिश्नर अपील है। ये सारे फिर मेंबर पॉलिसी और ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम मेंबर पॉलिसी पे नहीं जाते, कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, फिर कमिश्नर अपील के पास केस लेके जाते हैं। अगर वहां पे भी नहीं होता तो फिर ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। इसके अलावा या मैन्युफैक्चर ही पे करेंगे, एजेंट की सेल्स टैक्सेबल है या मैन्युफैक्चर ही पे करेंगे? नहीं ना, देखें ना, एजेंट का देखें, एजेंट की देखें, एक तो चीज हो गई सेल्स के एजेंट की इनकम जो है। ठीक है, एजेंट के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो उसकी इनकम पे लगेगा टेक्निकली। तो एजेंट की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, और उसकी जो इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एजेंट की जो सर्विसेज हैं वो तो बस ये थी, उसका जो कमीशन उसको मिला ना, वो उसकी सर्विस है। ठीक है, तो जो उसको कमीशन जो मिल गया, फॉर एग्जाम्पल उसको 10 रुपए कमीशन मिला,
उस सेल करने पे तो 10 रुपए पे सर्विस टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कमीशन पे सर्विस टैक्स का रेट है 10%। तो 10 रुपए उस 10 रुपए पे 10%, 1 रुपए का उसको जो सेल्स टैक्स देना है वो उसको खुद बेयर करना है। बस बाकी जो जो टैक्स उसको पीछे जो जो उसने जो परचेज किया था, परचेज नहीं किया था खैर, जो गुड्स उसने बेचे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, वो 10, उसका जो सेल्स टैक्स है वो तो प्रिंसिपल बेयर करेगा ना। ये है, ये सारा इशू जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंट के केस में काफी कॉम्प्लिकेट हुआ था। वो हम डिस्कस कर लेंगे सेल्स टैक्स की क्लास में। नेक्स्ट क्लास लेवल 1 और 2 की नेक्स्ट क्लास तो देखें, असल में इशू ये हुआ था, मैं आपको टू द कोर ऑफ माय हार्ट में बता देता हूँ कि ये हुआ था कि काफ़ी डिले हो रहा था लेवल 4 की क्लास में ना। तो लेवल 4 का हमने स्टार्ट कर दिया था, आज हमने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है वो लेवल 1 और 2 भी स्टार्ट कर दें, तो ताकि उनका भी डिले नहीं हो। तो इस वजह से हमने आज स्टार्ट कर दिया था, हमने कहा कि कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक ही हो जाए विदहोल्डिंग इनकम टैक्स की। ठीक है, विदहोल्डिंग इनकम टैक्स की क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी, 3 to 8 PM। और उसमें कोई भी मतलब इंट्रोडक्शन में जैसे हम 1 डेढ़ घंटा हमने हमें कोशिश होती है कि भाई मोटिवेट वगैरह करें, तो खैर वो आप लोग इतना माइंड नहीं करिएगा, मेरी तरफ से सॉरी। ठीक है कि आप लोगों का थोड़ा टाइम वगैरह उसमें लग गया, लेकिन ये कोर्स टेक्निकली अगर हम आपको सीरियसली बताएं तो ये लॉन्ग टर्म का सोच के हम ये कोर्स कराते हैं कि इन फ्यूचर हमें बेनिफिट होता है कि आप लोगों से एक रेपुटेशन बन जाती है, एक कनेक्शन बन जाता है कि फ्यूचर में एडवाइजरी या कंसल्टेंसी के असाइनमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये है, तो बाकी इसलिए ये है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है विदहोल्डिंग इनकम टैक्स की क्लास हम लोग करेंगे। और आप लोगों के कोई सजेशंस हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है amsal@kasbati.com.pk। कोई भी सजेशन हो मुझे ईमेल कर दें, इंशाल्लाह हम आपको जो है ना हैंड आउट जैसे ही रेडी होगा हम आपको भेज देंगे। मेरी कोशिश है 2 से 3 दिन में आपको भेज दें हम हैंड आउट। बस ये था, बहुत शुक्रिया फरहद भाई। और ये था भाई, मेरी तो यही कोशिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हमारे पास। तो लेकिन कोई मसला नहीं है, कम लोग होते हैं तो हर बंदे से एक एक कनेक्शन, हर बंदे से कनेक्शन होता है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी वो खैर काफ़ी लर्नेड पर्सन है वो लेंगे इंशाल्लाह। और मैं मेरी जो क्लास होगी वो सेल्स टैक्स की इंशाल्लाह मैं लूँगा। तो उसमें मैं पहले ही सबका देख लूँगा कि सुफियान भाई कहाँ पे काम करते हैं, उनका क्या रोल होता है वहाँ पे, वो उनको किस एरिया में फोकस करना है। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया अभी यहाँ पे एफएमसीजी से रिलेट को फोकस करना है मुझे, तो मुझे अगर पहले से पता हो तो फिर मैं उस एरिया को ज़्यादा फोकस करूँ। इस तरह फरहद भाई कहाँ पे किस एरिया को फोकस करते हैं और असद भाई किस एरिया को फोकस करते हैं। कवर मैं पूरा लॉ करूंगा ताकि ताकि कहीं और भी आप अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट पे जाएं तो वहां पे भी आपको फायदा हो। तो बस ये था। सो थैंक यू, गुड लक। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर।